हेलो एवरीवन, मैं शायान आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप रैंकर्स में। आज आप लोगों के लिए प्रकाश का परावर्तन का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। ये चैप्टर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनता है, चाहे वो 5 मार्क्स के लिए, जैसे लॉन्ग आंसर में फिजिक्स में 6 मार्क्स के लिए बनता है। तो इसमें एक फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, F=R/2, और एक मिरर फार्मूला। उससे पहले गोलीय दर्पण के बारे में हम लोगों को पढ़ना होगा। अगर आप हमें डेली फॉलो करते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए, स्टडी विथ टॉप रैंकर्स, या फिर आप डायरेक्टली इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो आज हम लोग इसका सेकेंड पार्ट शुरू करेंगे। इससे पहले वाले में समतल दर्पण तक बताया गया था। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें। और आज हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि गोलीय दर्पण इसका नाम क्यों पड़ा। अगर आप मैथ में गोला के बारे में पढ़े होंगे, स्फेयर, ये जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण को गोले से काट के निकाला गया है। अगर देखा जाए तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है समतल दर्पण, एक को कहा जाता है अवतल दर्पण, और एक को कहा जाता है उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले देखेंगे कि गोलीय दर्पण जो है किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं, समतल अवतल दर्पण को और उत्तल दर्पण को। एक गोला है, ठीक है। अगर गोला है तो इसमें एक केंद्र भी पाया जाएगा। तो गोले में हम लोग दे दिए एक केंद्र। और अगर देखा जाए गोले में, तो यहाँ से यहाँ तक को अगर आप विड्थ भी मानते हैं तो इसको कहा जाएगा व्यास। इस वाले पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं। अगर उधर पोल है तो इधर भी पोल होगा। दर्पण जब इसमें से निकालते हैं, अगर दर्पण इस गोले के भाग को बाहर से रजतित कर दिया जाए, यानी बाहर से पेंट कर दिया जाता है, तो ये जो बनने वाला दर्पण है, इस दर्पण को कहा जाता है अवतल दर्पण। इस दर्पण का नाम है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अगर इसी गोले को अंदर से रजतित किया जाए, यानी अंदर से अगर इसे हम लोग पेंट कर देते हैं, तो इस दर्पण को कहा जाएगा उत्तल दर्पण। इसे कहा जाता है उत्तल दर्पण। अगर ये गोला है तो इसका एक केंद्र भी होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और P और C के बिल्कुल बीच में एक मध्य बिंदु पाया जाता है, और इस पॉइंट को कहा जाता है F। फोकस को बोलते हैं। उसी तरह इन दोनों के बीच भी बिल्कुल बीच में मध्य बिंदु में एक पॉइंट मिलेगा, और इसे कहा जाएगा फोकस। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, तो पहले फोकस दूरी से रिलेटेड पूछ लेता है कि फोकस दूरी जो इसकी होगी, ये प्लस में होती है या माइनस में होती है। तो अगर आप चिन्ह परिपाटी पे ध्यान देंगे कि चिन्ह परिपाटी में क्या कहा जाता है। अगर आप ऊपर देखेंगे, ऊपर होता है प्लस, और नीचे जो होता है ये होता है माइनस। उसी तरह अगर राइट साइड में जाएंगे तो इधर होता है प्लस, और इधर लेफ्ट साइड में जो होता है तो ये होता है माइनस।
अगर अवतल दर्पण की बात करेंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ये प्लस में होगी या माइनस में, धनात्मक होती है या ऋणात्मक। एक पॉइंट इसमें हमेशा याद रखना है कि गोलीय दर्पण में किसी चीज़ को मापें, चाहे वो फोकस दूरी को मापा जाए या फिर वक्रता त्रिज्या को मापा जाए, हम हमेशा पोल से मेज़र करेंगे, यानी ध्रुव से मेज़र किया जाता है, ध्रुव से मापते हैं। अब अगर हम देखेंगे, अगर सपोज इस दर्पण को अगर दो पार्ट में ले लिया जाए, इधर वाला जो है ये अवतल दर्पण है, वहीं लेफ्ट साइड वाला जो है ये उत्तल दर्पण है। तो यहाँ से हम मेज़र करेंगे अवतल दर्पण में, और जब वहाँ से मेज़र करेंगे तो ये देखने को मिलता है कि अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है P से F तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाएगा। उसकी जो फोकस दूरी है ये किस में होगी, क्योंकि ये पोल से किधर है, लेफ्ट साइड में है, और जब भी पोल से किधर रहे, लेफ्ट साइड में रहे, तो उसे हम लोग ऋणात्मक लेते हैं, यानी माइनस में लेते हैं। और P से F तक की दूरी को क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। और इसकी जो फोकस दूरी होगी वो किस में होगी, तो माइनस में होती है, क्योंकि ये पोल से लेफ्ट साइड में है। वहीं अगर हम आए उत्तल दर्पण में, तो यहाँ भी जो मापेंगे दूरी वो हमेशा पोल से ही मापेंगे, और उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो उसके पोल से राइट साइड में है, यानी दाहिने तरफ है। और जब भी दाहिने तरफ रहे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर आप मैथ्स में ग्राफ पढ़े होंगे तो पता होगा कि ये जो मुख्य बिंदु है इससे अगर राइट साइड में कुछ भी रहे तो वो हमेशा प्लस में ही होता है, और इसीलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी भी जो होगी वो किस में होगा, तो प्लस में ही होगा। तो ये भी इसकी क्या है, तो ये भी है फोकस दूरी, फोकस दूरी। और ये किस में होगा, तो ये प्लस में होगा, और जबकि ये वाला किस में होगा, माइनस में होगा। तो क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्टली नहीं आता, ये नहीं पूछता कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है। आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि किसी दर्पण की फोकस दूरी माइनस में 20 सेंटीमीटर है, तो बताना है कि ये कौन सा दर्पण है। बस एक चीज़ ध्यान रखना, प्लस और माइनस का। अगर यहाँ साइन देखना है, अगर माइनस में है, चाहे वो जितना दिया हो रहे, 20 सेंटीमीटर रहे, 50 रहे, 100 सेंटीमीटर रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। हम साइन को देखेंगे, अगर माइनस में है तो वो जो दर्पण होगा वो हो जाएगा अवतल दर्पण। अगर प्लस में दिया हुआ रहता तो ये हो जाता उत्तल दर्पण। इसमें आपको सबका नाम बता देते हैं ताकि जब मिरर फार्मूला करें या F = R/2 जो रैपिडली 6 मार्क्स के लिए आता है वो बता देते हैं। यह अवतल दर्पण, अब इसमें ध्यान देना है कि P से F तक की दूरी, इसको कहा जाएगा फोकस दूरी, और इस फोकस दूरी को शॉर्ट में हम लोग F लेते हैं। और P से C तक की दूरी, सपोज अगर आप मैथ्स में पढ़ते कि केंद्र से यहाँ तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, लेकिन दर्पण में जब पढ़ेंगे तो P से C तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। क्या बोलेंगे, तो वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, और इसे शॉर्ट में लेते हैं R। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि गोलीय दर्पण के कितने भाग होते हैं, कि गोलीय दर्पण से, यानी एक गोले से दो दर्पण को हम निकाल सकते हैं, एक अवतल दर्पण को और एक उत्तल दर्पण को। इसलिए गोलीय दर्पण कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, एक अवतल दर्पण हो जाएगा और एक उत्तल दर्पण हो जाएगा। P से F तक की दूरी को फोकस दूरी कहा जाएगा, और P से C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा। और आपको ये बताया गया यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इन दोनों के बिल्कुल मध्य बिंदु में
फोकस है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों दूरी आपस में बराबर होगा। जितनी P से F तक की दूरी होगी उतनी C से F तक की भी दूरी होगी। उसी तरह यहाँ भी है कि ये भी मध्य बिंदु है, तो PF और CF दोनों आपस में बराबर होगा। ये रहा आपका गोलीय दर्पण के बारे में। अब इसमें हम लोग एक एक चीज के बारे में देखते हैं कि पोल क्या होता है, फोकस क्या है। तो आगे आपको मिलेगा कि पोल जो है ये क्या होता है, ध्रुव। पोल को कहा जाता है ध्रुव। कि गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु है वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है। चाहे वो दर्पण अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, पोल हमेशा कहाँ पे होगा, मध्य बिंदु पर ही होगा। इसलिए गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु को बोला जाएगा पोल, यानी हिंदी में अगर बोला जाए इसे तो इसे कहा जाता है ध्रुव। अगला आपको मिलेगा वक्रता केंद्र। सी को हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। अभी आपको बताएं कि अगर ये एक गोला है तो इसका एक केंद्र भी होगा, लेकिन जब हम लोग गोलीय दर्पण की बात करते हैं तो केंद्र नहीं बोलते हैं, मैथ में केंद्र बोलते हैं, लेकिन फिजिक्स में इसे वक्रता केंद्र कहा जाता है। अगला आपको मिलेगा वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। केंद्र से यहां तक की दूरी को त्रिज्या बोलेंगे, लेकिन जब दर्पण में आएंगे तो इसे कहा जाएगा वक्रता त्रिज्या। आगे आपको मिलेगा प्रधान अक्ष। जो केंद्र से होकर जो रेखा गुजरती है इसको कहा जाता है प्रधान अक्ष। ये जो रेखा है इसे बोला जाएगा प्रधान अक्ष। देख लेते हैं कि प्रधान अक्ष क्या है। कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से P से शुरू हो रहा था, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष कहा जाता है। अब आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच आखिर क्या संबंध है। अगर आप PYQ देखेंगे क्वेश्चन बैंक पे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और वो भी 6 मार्क्स के लिए। कि अगर आपको पैटर्न पता है तो पता होगा कि साइंस में जो है टोटल 16 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चंस आता है। उसमें से 6 नंबर आपको फिजिक्स में, 5 नंबर केमिस्ट्री का और 5 बायो का मिलता है। इसमें देखते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या। अगर फोकस दूरी की बात करेंगे तो फोकस दूरी को कहा जाएगा f, वक्रता त्रिज्या को कहा जाता है r, और ये होता है आधी। f इज इक्वल टू r/2। आधी कैसे होगी तो वो भी बता देते हैं। अभी बताया गया कि P से F तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी, तो इसे लिख सकते हैं F। और P से C तक की दूरी को बोलते हैं R। अब ये जो R है, ये जो R है, P से C तक की दूरी को क्या कहा जाएगा तो R। या आप ऐसे समझ सकते हैं PF जो है ये किसके इक्वल है, CF के इक्वल है। और ऐसा बोला जा सकता है कि ये जो PF है, ये जो PF है ये इस पूरे का आधा है। ये जो PF होगा ये इस पूरे का आधा होगा, यानी ये आ जाएगा PC और बाई में 2। और P से F तक की दूरी को क्या बोला जाता है तो फोकस दूरी, यानी इसके प्लेस पे फोकस आ जाएगा। और P से C तक की दूरी को कहा जाता है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसलिए इसे R लेंगे और बाई में 2 लिया जाता है। ये डेरिवेशन क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है।
3 डेरिवेशन फिजिक्स का है, अगर आप उसे अच्छे से कर लेते हैं तो या 99% मान के चलिए कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन वहीं से आएगा। एक आपको इसी चैप्टर में मिलेगा, 2 डेरिवेशन तो यहीं पे है। एक तो आपका F इज इक्वल टू R/2 मिलेगा, सेकेंड आपका दर्पण सूत्र, और जब प्रकाश के अपवर्तन में जाएंगे तो वहां आपको लेंस फार्मूला मिलता है। ज़्यादातर चांसेस यही से बनने का होता है और एक विद्युत धारा से बनता है। तब इसमें अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच हम लोगों को संबंध दिखाना है, यानी इस डेरिवेशन को पूरा प्रूव करना है। अगर देखा जाए तो ये एक दर्पण लिए, अब किसी भी दर्पण में लेके बना सकते हैं, अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण, क्योंकि ये गोलीय दर्पण की बात किया जा रहा है। तो गोलीय दर्पण में दोनों दर्पण आता है, इसलिए आप दोनों दर्पण लेके बना सकते हैं। तो ये जो दर्पण है ये है अवतल दर्पण। अगर आप रजतित नहीं करेंगे, इसे पेंट नहीं करेंगे तो ये अपारदर्शी नहीं बनेगा, और जब अपारदर्शी नहीं बनेगा तो किसी तरह का कोई इमेज भी नहीं बनेगा। और जैसे उसमें दिखाया गया था कि ये जो होती है इसका प्रधान अक्ष है, मुख्य अक्ष इसे कहा जाता है। यहाँ आपको P मिल जाएगा, एक आपको केंद्र मिल जाएगा, या यहाँ पे आप C ले सकते हैं, इसको कहा जाएगा C। C ले लेते हैं। इन दोनों के बिल्कुल बीच में मध्य बिंदु में आपको फोकस मिलेगा, और जब प्रकाश से किरण आती है वो प्रिंसिपल एक्सिस यानी प्रधान अक्ष के समांतर आती है और फोकस से होकर गुजर जाती है। यानी एक रेखा अगर इसके समांतर आ रही है तो ये आपको फोकस से निकलती हुई दिखाई देगी, फोकस से निकल जाती है। यानी हम इसका डायरेक्शन दिखा देंगे कि ये इधर से आ रही है और ऐसे निकल जा रही है, यानी फोकस से निकल जा रही है। प्रकाश का परावर्तन के नियम से हम लोग इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये जो दर्पण है, इस दर्पण का नाम है M डैश दर्पण लिए हैं, और ये जो प्रकाश की किरण जा रही है इसको हम लोग B लेते हैं। और आपको एक चीज पता होगा प्रकाश के परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण पर एक अभिलंब ड्रॉ किया जाता है, यानी 90 डिग्री में, अब 90 डिग्री में अभिलंब ड्रॉ करते हैं। कहाँ पर? तो आपतन बिंदु पर। और जब ये 90 डिग्री में ड्रॉ करेंगे तो 2 कोण बनता है, एक को कहा जाता है आपतन कोण और एक को कहा जाता है परावर्तन कोण। तो एंगल I यानी आपतन कोण जो होता है ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। और जब भी आपको बताया गया कि ये जो प्रकाश की किरण AB जा रही है ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, और जब भी 2 रेखाएं समांतर हो जाए, यानी जब 2 रेखाएं समांतर जा रही हो और उसे एक तिर्यक छेदी रेखा काटती हो, ट्रांसवर्सल लाइन काटती हो, तो उसमें एकांतर कोण भी बनता है, यानी अंत एकांतर कोण भी बनेगा और बाह्य एकांतर कोण भी बनेगा। तो यहाँ भी जब आप देखेंगे ये समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस हैं, और ये एक तिर्यक छेदी अगर रेखा है, अगर ये एंगल I है तो ये भी एंगल I होगा परावर्तन के नियम से, सॉरी एकांतर कोण, एंगल I और एंगल I होगा, ये दोनों एकांतर कोण है। अब अगर हम लोग इसमें आते हैं परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन का नियम ये कहता है
कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और एंगल आई को हम बोल सकते हैं एंगल ए बी सी, क्योंकि कोई भी एंगल हो उसे हमेशा बीच में रखते हैं। तो ये आ जाएगा एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल आर के, तो इसे बोल सकते हैं एंगल सी बी एफ, एंगल सी बी एफ। और ये परावर्तन के नियम से है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। वहीं अगर देखें तो एंगल आई और ये एंगल आई दोनों आपस में बराबर होगा, और ये एकांतर कोण है, और इस एंगल को बोल सकते हैं एंगल ए बी सी। इसे आप इक्वेशन 1 ले लें, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू, अगर इस एंगल को देखा जाए तो एंगल बी सी एफ या एफ सी बी भी बोल सकते हैं। जिस एंगल की बात होती है उसे हमेशा बीच में रखते हैं, तो एंगल बी सी एफ, एंगल बी सी एफ। और ये जो है ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण। ये इक्वेशन 2 है। और जब दो समीकरण में एक साइड बराबर हो जाए और जब हम लोग उसे कंपेयर करते हैं तो दूसरा साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसके लेफ्ट साइड में पहले वाले में भी ABC है और दूसरे वाले में भी ABC है, इसलिए एंगल CBF जो होगा ये एंगल BCF के बराबर हो जाएगा। तो आते हैं समीकरण 1 और 2 से। जब समीकरण 1 और 2 से आएंगे तो ये एंगल CBF ये इक्वल हो जाएगा एंगल BCF के। अगर आप देखेंगे कि CBF और BCF किस ट्रायंगल में आता है, तो एंगल CBF यानी ये वाला एंगल, एंगल CBF यही है, एंगल CBF। और दूसरा है एंगल BCF, एंगल BCF। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा कि ये दोनों एंगल जो है एक ही त्रिभुज के अंदर आ रहा है, और वो त्रिभुज है त्रिभुज BCF। और आपको पता होगा कि जब किसी एक त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए तो उस त्रिभुज को कहा जाता है समद्विबाहु त्रिभुज। इसीलिए बोल सकते हैं कि त्रिभुज BCF, ये वाला त्रिभुज त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और जब किसी समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो उसकी सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की उसके सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर हम त्रिभुज BCF में एंगल CBF की बात करेंगे तो ये एंगल CBF है, और इसके जस्ट सामने जो भुजा है वो CF है। ये जो CF होगा ये बराबर होगा किसके, एंगल BCF के सामने जो भुजा रहेगा उसके। तो एंगल BCF देखते हैं कहाँ पर है, ये है एंगल BCF, और इसके जस्ट सामने जो भुजा है इसे हम लोग बोल सकते हैं FB। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। इसमें एक चीज आपको मान के चलना है कि गोलीय दर्पण में हम इन दोनों के बीच रिलेशन उन्हीं दर्पणों का पता कर पाएंगे जिसमें आपतन बिंदु और ये जो ध्रुव होता है ये ज़्यादा दूर ना हो, नज़दीक हो। इसलिए हम एज्यूम करते हैं, ये मान के चलते हैं कि ये जो पॉइंट बी है ये पी के बहुत निकट है। माना बिंदु पी बी के बहुत निकट है। उसमें जाते हैं आपको दिखाते हैं।
अगर आप b को p के बहुत निकट मानेंगे, इसका मतलब ये जो b है ये कहाँ पे आ जाएगा, p पे, यानी हम b के जगह पे क्या ले सकते हैं, p ले सकते हैं, यानी जहां मेरा b रहेगा वहां क्या कर देंगे, p कर देंगे, तो CF जो है ये FP के बराबर हो जाएगा। जो CF होगा वो FP के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार के कहा जा सकता है कि ये जो CF है ये किसके बराबर हो जाएगा, तो FP के बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं कि CF और FP कहां पर है। डायग्राम पे आते हैं तो आपको मिलेगा कि ये रहा CF और ये रहा FP। तो F से P तक की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। तो CF और PF की दूरी जब बराबर होती है, अगर ये फोकस दूरी है तो ये भी क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा। या आप यही समझ सकते हैं कि ये जो CF है ये PF के बराबर है। अगर हम CF को फोकस दूरी ले लें तो ऐसा कहा जा सकता है कि ये जो PF होगा ये इस पूरे का क्या होगा, तो आधा होगा, और इस पूरे को यानी P से C तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, और वक्रता त्रिज्या को बोलते हैं R, इसलिए आ जाएगा R/2। इसी चीज को हम वहां कर लेते हैं कि CF को क्या लेना है, तो F, और ये जो FP होगा ये F का पूरा आधा होता है, इसलिए आ जाएगा F इज इक्वल टू R/2। ये स्टेटमेंट में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी। एक चीज याद रखना है, अगर पूछा जाए, वैसे ये प्रूव्ड हो गया और ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बनने की चांसेस सबसे ज्यादा है फिजिक्स में। अब क्वेश्चन पे बात करते हैं कि एमसीक्यूज इसमें कैसे फंसाता है। कि पूछा जाए कि फोकस दूरी जो है ये वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। अब इसमें जनरली सब कोई क्या करता है कि रट लेते हैं कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसी स्टेटमेंट को बदल देगा, बोलेगा वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होगी। तो एग्जाम में तो एक प्रेशर होता है, उसमें हम कैसे इसको निकाल सकते हैं वो देखते हैं। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो R जो होगा ये क्या हो जाएगा, तो 2F हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, कभी कभी ये पूछ देता है कि इसे प्रूव करना है, दोनों एक ही चीज़ है। स्टेटमेंट में जो भी आपको पहले मिले, यानी फोकस दूरी अगर पहले है तो हम फोकस दूरी लिख लेंगे, और आपको फार्मूला पता होना ज़रूरी है कि फोकस दूरी क्या होता है, तो R/2। तो जब बोल दे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होगी, तो दिख रहा होगा कि जो भी पहले आएगा उसको हम लिख देंगे, और ये जो है ये आधी हो जाएगी। आर की क्या है, तो ये आधी ही है। अगर इसी को चेंज कर दे, पूछ ले कि वक्रता त्रिज्या जो है ये फोकस दूरी की क्या होगी, तो स्टेटमेंट के अनुसार हम वक्रता त्रिज्या को पहले लिखते हैं, और R इज इक्वल टू क्या होता है, 2F होता है। इसलिए जब स्टेटमेंट उल्टा कर दे, जो भी पहले रहेगा उसे लिखेंगे, और आपको दिख रहा होगा कि वक्रता त्रिज्या ये फोकस दूरी की डबल होती है, यानी दुगुनी होती है। इस तरह से एमसीक्यूज में फंसाया जा सकता है। इन दोनों के बीच संबंध हो गया, और इसमें एक चीज और देख लेते हैं कि एमसीक्यूज जो आएगा वो सीधे आपको चेंज करने के लिए आ जाएगा। फोकस दूरी दिया हुआ रहेगा और आपको वक्रता त्रिज्या अगर निकालने के लिए बोले तो डायरेक्टली डबल कर देंगे, और अगर वक्रता त्रिज्या रहेगा और फोकस दूरी निकालना है तो आधी कर देंगे। अब जैसे कैसे आ सकता है, बोला जा सकता है कि कोई दर्पण है, इसकी जो वक्रता त्रिज्या है ये 40 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी निकालने के लिए बोलेगा तो फॉर्मूला पता है आपको कि F इज इक्वल टू R/2 होता है, और जब फोकस दूरी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 40 और बाई में 2, इसका मतलब आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करना शुरू किया है, डायरेक्ट आपको वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दे के रखेगा, पूछेगा दर्पण कौन सा है, बताया गया साइन पे ध्यान देना है। अगर प्लस रहता है तो उत्तल दर्पण, और अगर माइनस रहता है तो अवतल दर्पण। ये सब क्वेश्चन का ध्यान रखना। इसका एमसीक्यू जब कराएंगे तब वो कर लीजिए, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है।
गोलीय दर्पण के लिए अब हमको किरण आरेख बनाना है। टोटल 6 कंडीशन है कि अवतल दर्पण के सामने, उत्तल वाला हम लोग पढ़ेंगे भी नहीं। वजह यह है कि उत्तल दर्पण में ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, इसलिए अवतल वाला पढ़ेंगे। फिजिक्स में आपको उतना ही करवा रहे हैं जो एग्जाम में आ रहा है, और इससे बाहर नहीं आता है। क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद आपके लिए तैयार किया गया है कि अगर हम गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट करें तो खास करके हम इसमें अवतल दर्पण के लिए करेंगे। अवतल दर्पण के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको केवल 3 चीज याद रखना है, तो किरण आरेख को कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 3 नियम है, और तीनों आपको अगर आप क्लास में ही ध्यान देंगे तो इजीली हो जाएगा। हम लेते हैं, जो दर्पण लेते हैं अवतल दर्पण लेते हैं, और अवतल दर्पण में एक आपको मिल जाएगा, ये प्रधान अक्ष बोलते हैं, और ये यहाँ होता है P, एक होगा वक्रता केंद्र, और इन दोनों के मध्य बिंदु में जो आएगा ये आता है फोकस। पहला नियम इसका क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है कि जब भी अवतल दर्पण में प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो ये हमेशा उसके फोकस से निकल जाती है। 3 पढ़ा रहे हैं, 3 में हम केवल 2 का ही यूज करेंगे। वो क्वेश्चन के नीड पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में हम किस किस का यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी उसमें जब वहां पे जाएंगे। तो ये पहला नियम है कि अगर प्रधान अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से निकल जाती है। अगर आप दूसरे पे आएंगे तो फिर से अवतल दर्पण लेते हैं, इसमें भी आपको प्रधान अक्ष मिलेगा, ये P है, एक वक्रता केंद्र लेंगे और एक फोकस लेंगे। ये दोनों रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या था कि अगर प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है तो फोकस से निकल जाएगी। इसमें जस्ट उल्टा कर देते हैं, फोकस से निकल रही थी ना, इसमें आपतित किरण को फोकस से लेके आ रहे हैं कि अगर प्रकाश की किरण फोकस से आ रही है तो ये प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाती है। अगर आपको पहला वाला ध्यान रहेगा तो दूसरा वाला जस्ट उसको अपोजिट किए हैं। इसमें जब ये प्रधान अक्ष के समांतर आ रही थी तो फोकस से निकल जा रही थी, और इसमें जब ये फोकस से आएगी तो प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाएगी। 2 हुआ। अब इसमें तीसरा अगर देखते हैं, ये परावर्तन के नियम से इसको बनाया गया है कि अगर अवतल दर्पण है, ये P हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा, और यहाँ पे फोकस आ जाएगा। आपने प्रकाश के परावर्तन में ये पढ़ा कि अगर आपतित किरण जिस एंगल के साथ आती है, अगर ये प्रधान अक्ष है इसका मतलब ये 90 डिग्री में है, और आपतित किरण जिस एंगल के साथ आएगी उसी एंगल के साथ निकल जाती है। तो ये तीसरा जो किरण आरेख में नियम लाया गया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉ से लाया गया, प्रकाश के परावर्तन के नियम से लाया गया है। चौथा जनरली जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी उसको भी कर लेते हैं। इन चारों से आपको किरण आरेख बना के दिखाएंगे, जो एक क्वेश्चन कम से कम 6 में पूछा जाता ही है। तो आप इसको अच्छे से कर लें, एग्जाम में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी तक हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़े। पहला, किरण आरेख के नियम में पढ़े कि अगर प्रधान अक्ष के समांतर आती है कोई प्रकाश की किरण तो ये उसके फोकस से होकर निकल जाएगी। दूसरा, इसको अपोजिट करके उल्टा कर दी कि अब प्रकाश की किरण फोकस से आ रही है तो ये प्रधान अक्ष के समांतर निकल जाएगी। तीसरा, प्रकाश के परावर्तन के नियम से ये था कि पोल पे, कहाँ पे, पोल पे
जितने एंगल के साथ आपतित किरण आ रही है उतने ही एंगल के साथ दर्पण से परावर्तन के बाद निकल जाएगी। और तीसरा नियम क्या है? तीसरा ये है कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजर रही है और दर्पण से टकराती है तो दर्पण से टकराने के बाद फिर वो उसी वक्रता केंद्र से वापस लौट जाती है, वो अपने पथ को बदलती नहीं है। जिस एंगल के साथ यानी वक्रता केंद्र से अगर गुजर रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फिर से वक्रता केंद्र से गुजर जाती है। तो ये टोटल 4 नियम है। इसमें हम लोग अब इसका जो 6 कंडीशन आता है उन सब पे बात करेंगे। अवतल दर्पण के सामने अलग अलग स्थितियों में रखते हैं। पहले इसका स्थिति देख लेते हैं कि क्या क्या आता है। अगर आप अवतल दर्पण को देखेंगे तो इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। ये एक्चुअली में ये है ध्रुव और ये है फोकस। तो पहला कंडीशन तो ये है कि हम वस्तु को P और F के बीच रखेंगे, फिर फोकस पे आएंगे यानी F पे रखेंगे। कोई बात नहीं, आपको इसमें अलग से बता दिया जा रहा है। तो पहले हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। पहला क्या है कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है, देखते हैं कि आपको जो 4 नियम पढ़ाया गया क्या वो हमारे इस काम के है या नहीं है। यहीं से तो बना है, जो भी रे डायग्राम बनेगा वो यहीं से बनेगा। तो देखते हैं हम कहाँ पे रखना है वस्तु को, तो फोकस और ध्रुव के बीच रखना है। तो ये जो दर्पण है ये है अवतल दर्पण, इसे रखना है हम लोगों को फोकस और ध्रुव के बीच। फोकस को बोलते हैं F और ध्रुव को बोला जाता है P। तो ये आपका P हो जाएगा, ये F हो जाएगा और ये हो जाएगा C यानी वक्रता केंद्र। जब आप एग्जाम में बनाएं तो डायग्राम के लिए पेंसिल का यूज करें और स्केल का भी यूज करें कि मेजरमेंट ठीक रहे। P से F तक की दूरी जितनी हो F से C तक की भी दूरी उतनी ही हो। तो ये जो दर्पण है ये कौन सा दर्पण है, तो ये अवतल दर्पण है। और इस अवतल दर्पण को mm' मान सकते हैं और बोले कि इसमें वस्तु को कहाँ रखना है। वस्तु को कहाँ पे रखना है, तो फोकस और ध्रुव के बीच रखना है। ये है पोल और ये है फोकस, इन दोनों के बीच वस्तु को रखते हैं। और वस्तु का नाम जो है ये मान लेते हैं कि वस्तु जो है ये AB है। आपको 4 नियम बताया गया, उन्हीं 4 का यूज करते हैं। जब वस्तु जहाँ से भी हो वहाँ से प्रकाश की किरण निकलेगी और 2 किरणों को मिलना ज़रूरी है इमेज बनने के लिए। जब पहली किरण यहाँ से निकलती है तो ये किसके समांतर जा रही है, प्रधान अक्ष के समांतर। इसलिए पहले ही नियम के अनुसार जब प्रधान अक्ष के समांतर जाए तो ये हमेशा उसके फोकस से होकर गुजर जाती है। कहाँ से निकलेगी, तो फोकस से होकर गुजर जाती है। अब दूसरा नियम आप कोई सा भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप पोल पे ला सकते हैं, जितने एंगल के साथ आएगी उतने से ही निकल जाती है, या आप वक्रता केंद्र पे ला सकते हैं कि जब ये वक्रता केंद्र पे आती है तो वक्रता केंद्र पे ही वापस चली जाती है। सपोज यहाँ से हम लाते हैं और वक्रता केंद्र में जब लाते हैं तो दोबारा ये वक्रता केंद्र में ही चली जाती है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये दूरी बढ़ती जा रही है, जबकि प्रतिबिंब बनने के लिए इन दोनों किरणों का मिलना जरूरी है। इसीलिए हम आभासी रूप से हमें ऐसा लगता है कि आपको दिख रहा होगा कि दूरी इधर से बढ़ती जा रही है। इसका मतलब जब हम आगे जाएंगे तो दूरी घटती जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये दोनों आपस में मिल जाएगी। इसलिए ये तो पॉसिबल नहीं है कि इमेज यहाँ बने, लेकिन हमें ऐसा लगता है, ये हमारी कल्पना है। इसीलिए हम एक काल्पनिक रेखा ड्रॉ करते हैं और ये दर्पण के पीछे जाके बन जाता है। इसीलिए क्योंकि ये हमारी कल्पना है
इसलिए इसमें बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा ये काल्पनिक होगा। तो प्रतिबिंब जो लिए वो a डैश b डैश लिए। दो नियम का यूज किए, आपको वो दोनों पहले इसमें बता दिया गया। ये पॉसिबल नहीं है, ये हमें ऐसा लगता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो वस्तु को P और F के बीच रखिए तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बनता है, लेकिन कैसा बनेगा, तो काल्पनिक बनेगा। अवतल दर्पण में कंडीशन पूछ लिया जाता है कि बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा, तो एक कंडीशन आप ये याद रखें कि ये काल्पनिक बनता है। एक और है पोल पे लेकिन पॉइंट साइज बनता है, तो उसे हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तो आपको ये मिलेगा कि जब रखते हैं P और F के बीच तो क्या होता है, जब वस्तु AB को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखा जाता है, ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब A डैश B डैश है, अगर वस्तु को AB ले रहे हैं तो ये A डैश B डैश है, ये दर्पण के पीछे बनता है। और क्योंकि ये डॉटेड लाइन है, एक रियल लाइन और एक डॉटेड लाइन, जब भी डॉटेड लाइन होगा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा यानी काल्पनिक होगा। तो आभासी बनता है और वस्तु से सीधा कैसे पता करेंगे, सीधा यहाँ भी A ऊपर है और यहाँ भी A डैश ऊपर है, इसलिए बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा ये सीधा होगा और वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। ये वस्तु है और प्रतिबिंब, जब इन दोनों को हम लोग कंपेयर करते हैं तो वस्तु का आकार जो है इसमें छोटा मिलेगा, जबकि प्रतिबिंब का आकार जो है ये बड़ा मिलेगा। तो ये पहला कंडीशन था। इसमें अगर आप दूसरा देखेंगे तो अब वस्तु को हम लोग फोकस पे रखते हैं। फिर से अवतल दर्पण ड्रॉ करते हैं। इस क्लास को आप अगर ध्यान से देख लें और एक बार भी रिवीजन कर लें, खास करके 4 रूल्स अगर आपको पता हो किरण आरेख बनाने के लिए, तो आप इजीली इसे बना सकते हैं। अब वस्तु को हमें कहाँ रखना है, तो फोकस पर रखना है, यानी वस्तु को फोकस पे रखेंगे। यानी जब वस्तु को हम लोग फोकस पे रखते हैं, ये फोकस है, जैसे क्या लेते हैं ए बी, पहली वाली किरण समांतर निकालते हैं। लगभग सब कंडीशन में आप ये मान के चलें कि पहली वाली किरण को हम लोग प्रधान अक्ष के समांतर निकालेंगे और नियम के अनुसार जब प्रधान अक्ष के समांतर निकलती है तो ये फोकस से होकर गुजर जाती है, फोकस से गुजर जाएगी। दूसरा चाहे तो आप सी से भी निकाल सकते हैं या पी से भी निकाल सकते हैं। एक बार सी से लिए तो दूसरी बार पी से ले लेते हैं कि जब यहाँ पे आएगी, जितने एंगल के साथ पोल पे आती है उसी एंगल के साथ ये पोल से निकल भी जाती है, जितने एंगल के साथ पोल से आती है उसी एंगल के साथ पोल से निकल भी जाती है। और आपको ध्यान रखना है, जब भी दो किरण समांतर जाती हो तो बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनेगा, इन्फिनिटी। और जब भी प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो ये हमेशा वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनेगा। तो इसमें भी 2 का ही यूज किए हैं। दर्पण को फिर से हम मान लेते हैं mm डैश, कहाँ पे रखे थे, तो फोकस पे रखा गया था। अब आप ये देख लें कि वस्तु AB को अवतल दर्पण के सामने रखा गया, लेकिन फोकस पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है ये A डैश B डैश अनंत पर बनता है, जो क्योंकि यहाँ डॉटेड लाइन नहीं है इसलिए ये काल्पनिक नहीं होगा, ये रियल रूप से बनता है, इसलिए ये जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक होगा। और अगर वास्तविक है तो ये उल्टा होगा। बताए थे प्रतिबिंब में कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनता है। ये MCQs में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है। अब इसके हम लोग तीसरे केस में आते हैं। टोटल 6 पढ़ना है, अगर आप 3 कर लेंगे तो उसके बाद उसको समझना और इजी हो जाता है। अब वस्तु को जो हम लोग रखेंगे, पहले P और F के बीच रखते हैं, एक एक स्टेप लेफ्ट साइड आते जाएंगे। ये P हो जाएगा, ये फोकस और ये आपको वक्रता केंद्र मिलेगा। ये भी अवतल दर्पण में mm डैश मान लेते हैं। पहले P और F के बीच रखे, फिर फोकस पे रखे, एक स्टेप और लेफ्ट साइड आएंगे तो वस्तु को C और F के बीच रखा जाता है। और जब वस्तु को
वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं और वस्तु को लेते हैं ए बी, तो पहली वाली जो इसकी किरण जाएगी वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, और ये कहाँ से निकल जाएगी, तो ये फोकस से होकर निकल जाती है। पहला नियम आप पढ़े। दूसरा, अब आप वक्रता केंद्र से जब लिंक गुजारेंगे तो ये कंडीशन ठीक तरीके से नहीं बनेगा, तो आप पोल से निकालिए कि जब हम पोल में जितने एंगल के साथ लाते हैं, या सबसे बेहतर ये रहेगा कि आप फोकस दूरी से निकाल लें। वैसे पोल से भी बन जाएगा। अगर आप फोकस दूरी से निकालते हैं, या आपको डिस्टेंस प्रॉपर देख लेना है, एक बार इसको देख लेते हैं कि आप जब स्केल से बनाएंगे तो डिस्टेंस प्रॉपर तरीके से हो, पी से एफ तक के बीच, यानी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। जैसे ये है, इसको पोल ले लिए, या अगर फोकस दूरी है, जितनी यहाँ से पी से एफ तक की दूरी होती है उतना ही एफ से सी तक की भी दूरी को लेना होगा। कहाँ रखे वस्तु को, तो एफ और सी के बीच रखे, पहली वाली किरण समांतर जाएगी और फोकस से होकर निकल जाती है। वहीं दूसरी वाली किरण आप पी से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एफ से भी निकाल सकते थे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब जो प्रतिबिंब बनेगा ये कहाँ पे बनता है, तो एफ और सी के बीच, ये P है, ये F है और ये C है। वस्तु को F और C के बीच रखे और वस्तु का नाम है AB। पहली वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और ये निकल जाती है फोकस से। दूसरी वाली किरण को आप फोकस से भी निकाल सकते हैं या पोल से भी निकाल सकते हैं। जितने एंगल के साथ आती है उसी एंगल के साथ वापस चली जाती है, तो आपको दिखेगा कि ये जो प्रतिबिंब बनता है ये C, ये पीछे बनता है, यानी C और अनंत के बीच में बनता है। और ये जो बनने वाला प्रतिबिंब है ये A डैश B डैश है। जब ये डॉटेड लाइन से नहीं दिखाया गया है, इसका मतलब ये है कि ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये वास्तविक बनेगा, और जब वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, और जब इसके आकार पे जाएंगे तो ए बी और ए डैश बी डैश को अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। और इसमें हम लोग वस्तु को कहाँ रखें, तो इसमें जो वस्तु को रखा गया ये F और C के बीच रखा गया। तीसरा कंडीशन, जब वस्तु को F और C के बीच रखा जाता है, तो आप सिर्फ केवल इसका नेचर याद रख लें कि इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी। तो वास्तविक होगा, वास्तविक, और जब वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा, और ये वस्तु के आकार से बड़ा बनता है, वस्तु के आकार से बड़ा बनता है। स्थिति अगर आप देखेंगे तो ये जो स्थिति है यानी कहाँ पर बन रहा है, तो ये C और यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है, अनंत के बीच। आगे इसमें 2 बचा है, उसे करवा देते हैं कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखते हैं, अवतल दर्पण है, ये P हो जाएगा,
ये f हो जाएगा, जितनी दूरी P से F तक की उतनी F से C तक की। दर्पण ले लेते हैं mm डैश, F और C के बीच रखे थे, अब रखेंगे वक्रता केंद्र पर A और B। और जब ये पहली वाली किरण जो निकलेगी ये मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और ये फोकस से होकर निकल जाती है। स्केल का यूज़ करना है आपको, नहीं तो डायग्राम गलत हो जाएगा। और दूसरी वाली किरण यहीं से ले लेते हैं, जितने एंगल के साथ पोल से निकलती है उसी के साथ ये वापस हो जाती है, तो आपको दिखेगा कि ये जो बन रहा है ये वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और इसे लेते हैं A डैश B डैश, यानी जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो ये वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर बनेगा और वास्तविक बन रहा है। डॉटेड लाइन जहाँ होगा वहाँ काल्पनिक बनेगा। इसलिए क्या हो जाएगा कि वक्रता केंद्र पर जब रखते हैं तो जब वस्तु AB को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो वस्तु का जो प्रतिबिंब A डैश B डैश है ये वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। दो कंडीशन है अवतल दर्पण है में, अगर ध्रुव पे रखते हैं तो ध्रुव पे बनता है, पॉइंट साइज बनता है, इसलिए उस इमेज को ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसे नहीं पढ़ते। दूसरा क्वेश्चन में वक्रता केंद्र पर आता है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वास्तविक होगा। और जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा और वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। अब इसमें अगला जो है वो है कि एक स्टेप और पीछे आते हैं, वक्रता केंद्र से भी पीछे जाते हैं। वक्रता केंद्र के पीछे आ जाएगा अनंत, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच वस्तु को रखते हैं। ये P है, ये F है और ये C है। अब वस्तु को जो हम लोग रखेंगे ये यहाँ पे रखेंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है। वस्तु को लिए AB, पहली वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। अब इसे बार बार बनाएंगे, आपको चारों नियम इजीली याद हो जाएगा और बहुत आसान है इसे याद करना। एक ही तरीका है, आप रिवीजन करें। और एक कंडीशन तो इसमें से आना है, तो ये फोकस से होके निकल जाती है। और दूसरी वाली आप वक्रता केंद्र से निकाल सकते हैं, वक्रता केंद्र थोड़ा सा दूर हो गया है। अगर आप वक्रता केंद्र से निकालेंगे और जब ये दर्पण पे जाएगा, दर्पण को आगे बढ़ा देते हैं तो ये वक्रता केंद्र में ही वापस आ जाएगा। ये दोनों किरणें जहाँ पे मिलती है वहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। तो ये A डैश B डैश बना। जब वस्तु को C और अनंत के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब C और F के बीच बनता है और ये वस्तु के आकार से दिख रहा होगा कि छोटा बनता है और वास्तविक बनेगा, और वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। वो आपको इसमें लिखा हुआ भी मिल जाएगा। AB को अवतल दर्पण के सामने रखेंगे तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है, यहाँ और होगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश जो है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, जो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु के आकार से छोटा बनता है। इसका लास्ट आता है ये, अगर हम अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब जो है ये कहाँ पे बनेगा। फोकस दूरी वाला अगर आपको कंडीशन याद है तो ये जस्ट उसका उल्टा है, F और ये C। चलिए एक बार आपको पहले फोकस वाला दिखा देते हैं, जस्ट उसका उल्टा जाएगा। जब वस्तु को फोकस पे रख रहे थे तो अनंत पे बन रहा था, इसी को उल्टा कर देते हैं। जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तब प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, और जब ये अनंत पे बन रही थी तो प्रकाश की किरण समांतर जा रही थी। इसका मतलब जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रकाश की किरण जो आएगी वो एक दूसरे के समांतर आती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो प्रकाश की किरण जो आएगी वो समांतर आएगी, और जब समांतर आएगी किसके, मुख्य अक्ष के। नियम आपको पता है कहाँ से निकलेगी, ये इसके फोकस से निकल जाती है, और जहाँ पे प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिले वहीं प्रतिबिंब बनेगा। यानी इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये फोकस पे बनेगा और बहुत छोटा बनता है, पॉइंट साइज बनता है, इसलिए बोलते हैं इसे ये बहुत छोटा बनता है। तो वस्तु AB को कहाँ पे रखेंगे, तो अवतल दर्पण के सामने अनंत में रखते हैं, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा A डैश B डैश
वो फोकस पर बनता है, जो वास्तविक होगा उल्टा होगा और वस्तु के आकार से बहुत छोटा बनता है। अब मेन चीज़ ये है कि ये जो सारी कंडीशंस है इसे हम लोग याद कैसे रखें। तो याद रखने के लिए आपको सिंपल सा एक चीज़ बता देते हैं। पहले तो आपको इसे आप अगर 2-4 बार एग्जाम में भी ड्रॉ कर लेंगे ना, एमसीक्यूज मिलेगा, इजीली बन जाएगा। ये P है, यहाँ पे F है और यहाँ पे C है। आप नंबरिंग करना शुरू करें। अनंत पे आप 1 मान लें कि अनंत पे जो है ये 1 है, और C और F के बीच 2 ले लें, और वक्रता केंद्र पे 3, F और C के बीच 4 और P और F के बीच जो है इसे 5 ले लेते हैं। एक कंडीशन आपको ये वाला तो याद रखना होगा कि P और F के बीच अगर बनता है तो ये दर्पण के पीछे जाता है, जो कैसा होगा तो काल्पनिक होगा। एक कंडीशन इसमें छूट गया, वो ये कि हम F के सामने कुछ नहीं लिए हैं, तो इसे हम लोग लेते हैं 5 और इसे लेते हैं 6, क्योंकि ये काल्पनिक बनता है एक ही कंडीशन में, इसे हम लोग छोड़ देते हैं। इसे आप याद रखें कि यह दर्पण के पीछे बनता है। अब नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हैं, फिर 1 से 1, और यहाँ पे जो हो जाएगा ये आपका 2 हो जाएगा, यहाँ जो होगा आपका 3 होगा, ये जो होगा ये 4 होगा, और यहाँ जो होगा ये 5 होगा। ये क्या था? तो ये अनंत था। अगर वस्तु को अनंत पे रखते हैं, ये वस्तु की स्थिति है, वस्तु की स्थिति, और ये जो है ये प्रतिबिंब की स्थिति है। अगर 1 पे रखते हैं तो ये 1 पे ही बनेगा, यानी 1 पे क्या है तो अनंत है, तो ये फोकस पे बनेगा। अगर 2 पे रखते हैं तो ये 2 पे ही बनेगा, और 2 क्या है तो C और अनंत के बीच है, इसलिए C और F के बीच ही बनेगा। इसमें भी आपको मिल जाएगा कि वहां पे रखने पर कहाँ पे बन रहा था, ये वाला था कि जब C और अनंत के बीच रख रहे थे तो C और F के बीच बन रहा था। ये शॉर्ट ट्रिक है इसे याद रखने का। अगर 3 पे रखेंगे तो ये 3 पे ही बनेगा। 3 क्या है? वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र, तो प्रतिबिंब की भी स्थिति कहाँ है तो वक्रता केंद्र। और जब 4 पे रखते हैं, ये 4 है वस्तु की स्थिति, तो ये 4 पे ही बनता है, और 4 कहाँ है? F और C के बीच, और यहाँ पे 4 क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। और जब 5 पे रखेंगे वस्तु को तो ये 5 पे बनेगा, यानी जब फोकस पे रख रहे हैं तो ये अनंत पे बनता है। तो आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। आगे जो है आप लोगों को इसमें अवतल दर्पण का उपयोग मिलेगा और चिन्ह परिपाटी, और उसके बाद हम लोगों को इसमें दर्पण सूत्र करना है। तो दर्पण सूत्र जो है आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेक्चर में कर दी जाएगी, क्योंकि दर्पण सूत्र टाइम टेकन है, ज़्यादा टाइम इसमें लगना है। और यह हमारे लेक्चर को देखने के बाद ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा और हम लोग क्या ऐड ऑन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।